हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू हाउ ने फाइनली पोसाइडन लेक की ब्लाइंड डेट के अंदर वांग डोंग को पहचान ही लिया था। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि उन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करते हुए वहां पे हक भी कर लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पोसाइडन लेक का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग डोंग और यू हाउ को एक साथ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और आधे से ज्यादा लोगों को तो अभी तक भी वहाँ पे वांग डोंग की असलियत के बारे में नहीं पता था। इसलिए सबसे ज्यादा हैरान वहाँ पे लड़कियां दिखाई दे रही थी, क्योंकि युवा वहाँ पे सभी लड़कियों का क्रश बन चुका था। और अब उन सभी को टक्कर देने के लिए एक और खूबसूरत लड़की आ चुकी थी। और यही बात बेचारी उन सभी लड़कियों को वहाँ पे परेशान कर रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ युवा वहाँ पे वांग डोंग से कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि ये वाकई तुम हो। जिसपे बेचारी वांग डोंग थोड़ा शर्माते हुए युवा से कहती है कि तुम वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। अगर तुमने अपना थोड़ा दिमाग लगाया होता तो तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही पता चल गया होता। जिसपे युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि ये गोडेस शुरुआत से ही मेरे साथ रह रही थी और मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जिसपे वांग डोंग थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है कि असल में तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानकर मुझसे नाराज ही ना हो जाओ, इसलिए मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपा के रखी हुई थी। जिसपे युवा वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुमसे भला मैं नाराज कैसे हो सकता था। वहीं जेंगशी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, तो फाइनली इस बेवकूफ ने अपने प्यार को पहचान ही लिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ ज़ियाओ ज़ियाओ खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम दोनों को अपना अपना प्यार एक ही दिन में मिल गया। जिसपे केटा वहाँ पे उससे कहता है कि ये सब वांग डोंग की वजह से ही हुआ है, अगर वो ना होती तो मुझे भी तुम्हारे प्यार के बारे में कभी भी पता ना चल पाता। वहीं मिस जियानिंग भी थोड़ा उदास होते हुए कहती है, चलो किसी का तो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। हालांकि वो वहाँ पे बीच बीच में जेंगशी को भी देख रही थी, जिसने अंधेरे में खुद को वहाँ पे पूरी तरह से छुपा रखा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ सभी लोग युवा और वांग डोंग को कांग्रेट्स कहने लगे थे, क्योंकि वो दोनों आज की इस ब्लाइंड डेट को जीत चुके थे। और इसी के साथ शेक डेविल्स की टीम में दो नए कपल्स की भी शुरुआत हो चुकी थी। अब बस जेंगशी और मिस्टर बीबी ही बचे थे। और आज इस ब्लाइंड डेट के मौके पर मिस्टर बीबी को भी टेंगिया की काफी ज्यादा याद आ रही थी। वो वहाँ पे ऑलमोस्ट रोते हुए कहते हैं, टेंगिया तुम कहाँ चली गई हो, प्लीज सब तो वापस आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम डीन यान को देखते हैं, जो कि मास्टर युआन के पास आते हुए उनसे कहते हैं, क्या हमें अभी जाकर यू हाउ से उसकी सोडिंग के बारे में पूछना चाहिए। जिसपे मास्टर युआन वहाँ पे साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी यू हाउ अपनी लाइफ के सबसे हसीन पलों को जी रहा है, तो इसलिए उसे खुशी खुशी अपने ये पल गुजारने दो। हम लोग कल सुबह इसके बारे में बात करेंगे। जिसपे बाकी सभी टीचर्स भी सहमत हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू हाउ और वांग डोंग को ही देखते हैं, जो कि पोसाइडन लेक के अंदर ही एक बोट पे बैठे हुए थे और अपने प्यार के हसीन लम्हों को वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तभी युवा वहाँ पे वांग डोंग से कहता है, क्या मैं तुम्हें आज के बाद से डोंगर बुला सकता हूँ। जिसपे डोंगर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, क्या क्यों नहीं। और ये कहकर डोंगर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए युवा से माफी मांगती है। जिसपे युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, और अगर सच कहूँ तो मैं खुद को आज बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। जिसपे डोंगर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि वो कैसे। जिसपे युवा वहाँ पे उससे कहता है कि अगर तुम एक लड़की की तरह अकेडमी में आई होती तो शायद कभी भी उस रात हम दोनों की मुलाकात नहीं होती, और ऊपर से तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत होगे, अकेडमी के सभी लड़के अब तक तुम्हारे ही पीछे पड़े होते। तो इसलिए मैं खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ, जो मैं आज तक तुम्हारी रियल आइडेंटिटी से अनजान ही था। उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान वहाँ पे काफी सारे हसीन पल देखने को मिलते हैं, और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जहाँ युवा ने डोंगर से वादा भी कर दिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करेगा, जो सुनकर डोंगर भी वहाँ पे और ज्यादा खुश हो गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें गोट रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तेंगसन और शाओ भी दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज उसकी बेटी को उसका प्यार जो मिल गया था। वहीं डोंगर और युहाओ दोनों वहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर आकर बैठ चुके थे, और दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हुए चांद को निहारने लगे थे। तभी युवाओं को वहाँ पे कुछ याद आता है, और वो डोंगर से कहता है, तो इसका मतलब है कि रियल में तुम्हारी कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। लेकिन परसों जब मैं ट्रेन स्टेशन से आ रहा था तो मुझे वहाँ पे एक लड़की दिखाई दी थी, जिसका हुलिया सेम टू सेम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई दे रहा था। हालांकि मैंने उसका फेस नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे तुम्हारा ही ऑरा महसूस हो रहा था, और उसकी फेस मास्क से मुझे पता चला था कि उसका नाम वांग की है। युहाओ की ये बात सुनकर डोंगर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, लेकिन मेरी तो कोई भी रियल सिस्टर नहीं है, और तुम जो नाम बता रहे हो वो तो आज मैं पहली बार सुन रही हो। और ये कहकर डोंगर वहाँ पे अपने पास एक पोटली को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे युहाओ को थमा देती है। आपको याद ही होगा कि डोंगर को ये पोटली मास्टर टाई ने दी थी हाउटियान सेट से अलविदा करते समय, और ये बात युहाओ भी वहाँ पे अच्छी तरह से जानता था। इसलिए जब युहाओ डोंगर से इसके बारे में पूछता है तो डोंगर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मुझसे बस सेकंड फादर ने इतना कहा था कि मैं ये पोटली उस दिन तुम्हें दो जिस दिन तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चले, और क्योंकि आज वो दिन था तो इसलिए सेकंड फादर के कहने के मुताबिक आज ही मैंने तुम्हें ये पोटली दे दी। डोंगर की ये बात सुनकर युहाओ जल्दी से वहाँ पे उस पोटली को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोंगर उसे जल्दी से वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि रुको, तुम अभी से नहीं खोल सकते, क्योंकि इसके ऊपर फादर ने खुद सील लगाई थी, और उन्होंने मुझसे बोला था कि जिस दिन युहाओ को इस पोटली की जरूरत होगी ये पोटली उस दिन खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगी। डोंगर की ये बात
बात सुनकर युवा भी वहाँ पे उस पोटली को नहीं खोलता और उसे वहाँ पे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से होते हुए अपने रूम्स की तरफ जाने लगे थे और बेचारा युवा जो कि ये भूल चुका था कि वांग डोंग अब एक लड़की है, वो भी अपनी पुरानी आदत के चलते उसके रूम के अंदर ही चला गया था। लेकिन डोंगर उसे वहाँ पे अपने रूम से बाहर निकालते हुए उसे अपना रूम दिखा देती है और युवा भी बेचारा वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए अपने रूम की तरफ ही चला गया था और साथ ही साथ वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रहा था कि वांग डोंग की नई आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने में मुझे थोड़ा बहुत समय तो लगने ही वाला है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और क्योंकि युवा का रूम गोल्डन ट्री के ऊपर बना हुआ था इसलिए जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा फ्रेश दिखाई दे रहा था, जो देखकर युवा वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि इस गोल्डन ट्री का हीलिंग इफेक्ट तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, इसने तो मेरी सारी थकान उतार दी। और ये कहकर युवा वहाँ पे जल्दी से प्रैक्टिस करने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाता है। असल में ये युवा का रोज का था, वो सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले कल्टीवेट ही किया करता था और आज के दिन की शुरुआत भी वो अपनी कल्टीवेशन से ही करता है। लेकिन अभी युवा वहाँ पे कल्टीवेट कर ही रहा था कि तभी डीन यान वहाँ पे उससे मिलने के लिए आते हैं और वो सीधा वहाँ पे युवा के पास आते हुए उससे कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, हमें पोसाइडन पवेलियन के मेन हॉल के अंदर जाना है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं। डीन यान की ये बात सुनकर युवा भी वहाँ पे जल्दी से उनके साथ मेन हॉल की तरफ जाने लगा था और रास्ते में वो वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कौन लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं, जिसपे डीन यान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में मास्टर जुआन ने आज एक मीटिंग रखी थी जिसमें हम लोग तुम्हारी 100 रिंग्स के बारे में बात करने वाले थे जो तुमने कल रात ब्लाइंड डेट के अंदर दिखाई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पोसाइडन पवेलियन के इनर कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी शेक डेविल्स इकट्ठा हुए थे युवा और वांग डोंग को छोड़कर, और तभी देखते ही देखते डोंगर भी वहाँ पे आ जाती है, जबकि युवा तो अभी तक भी वहाँ पे उसी मीटिंग के अंदर ही गया हुआ था। जबकि डोंगर को वहाँ पे आते हुए देखकर ज़ियाओ जल्दी से वहाँ पे भागते हुए सीधा डोंगर के पास ही चली गई थी और मिस्टर बी भी वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं तो फाइनली आज पूरे 28 सालों के बाद हमारे 7 शेक डेविल्स इकट्ठा हो रहे हैं। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेंगशी के साथ साथ केटाओ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए युवाओं का इंतजार करने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा डीन यान के साथ मीटिंग रूम के अंदर पहुंच चुका था, जहां आते साथ युवा वहाँ पे सभी टीचर से लेट आने के लिए माफी मांगता है, जिसपे डीन यान वहाँ पे युवाओं को अपनी 100 रिंग सभी को दिखाने के लिए कहते हैं। डीन यान की ये बात सुनकर युवाओं ने भी वहाँ पे अपनी 100 रिंग को एक्टिवेट करते हुए स्नो लिटिल क्वीन को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और जैसे ही लिटिल क्वीन वहाँ पे बाहर आती है तो वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल आईसी ऑरा फैलने लगा था। एवं उसकी वजह से वहाँ पे बैठे हुए मास्टर तक को भी ठंड लगने लगी थी और युवा वहाँ पे सभी को लिटिल स्नो क्वीन से मिलवाते हुए कहता है कि ये मेरी इंडिपेंडेंट सोल रिंग है और इसका नाम यूकी है। आप लोगों ने कल रात पोसाइडन लेक के अंदर मेरी जो ऑरेंज सोल रिंग्स देखी थी वो भी इसी की वजह से ही मुझे मिली थी। और ये कहते हुए युवा ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी चारों ऑरेंज सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जो देखकर युवा वहाँ पे उन सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोग इसके ओरिजिन के बारे में जानना चाहते होंगे। असल में तो मैं खुद भी आपको अपने सीक्रेट के बारे में बताना चाहता था। आज मैं आप सभी को यहाँ पे अपना वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में एल्डर मो को भी कुछ नहीं पता था। अब युवा की ये बात सुनकर मास्टर जुआन के साथ साथ बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अगर युवा ने कोई बात एल्डर मो से भी छुपा रखी थी तो इसका मतलब है कि वो बात वाकई काफी ज्यादा बड़ी होने वाली थी। वहीं युवा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि असल में मेरे सोल सीरियलम के अंदर एक टीचर रहते थे जिनका नाम इलेक्ट्रोलेक्स था और ये कहकर युवा वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ उन्हें वहाँ पे बताने लगे थे और आखिर में उन्हें वहाँ पे ये भी बता दिया था कि कैसे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स ने अपना सेक्रीफाइस देते हुए स्नो क्वीन की जान बचाई थी और गॉड इलेक्ट्रोलेक्स और स्नो क्वीन के आपस में मिलने की वजह से ही इस लिटिल स्नो क्वीन का जन्म हुआ था। और गॉड इलेक्ट्रोलेक्स और लिटिल स्नो क्वीन की कहानी के बारे में सुनकर तो सभी लोगों की हैरानगी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन मास्टर जुआन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुना और अगर ये बात किसी को पता चल जाए कि एक अलग डायमेंशन से आए हुए सोल मास्टर ने एक सोल बीस्ट के साथ मिलकर एक नई सोल बीस्ट को जन्म दिया है तो कोई इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं करेगा। इवन अगर हम लोग भी इस लिटिल स्नो क्वीन को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे होते तो हमारे लिए भी इस बात के ऊपर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। वहीं डीन जिया भी वहाँ पे युवा से कहती हैं कि आज से 10,000 साल पहले टैंगसेट के एंसेस्टर ने एक न्यू एरा की शुरुआत की थी और मुझे लगता है आज पूरे 10,000 सालों बाद तुम डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर एक न्यू एरा की शुरुआत करने जा रहे हो जिसमें एक सोल मास्टर खुद ही एक नए सोल बीस्ट को जन्म दे सकता है। हम लोग वाकई बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है जो इस एरा की शुरुआत होते हुए खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जिसपे मास्टर जुआन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और यू हाउ अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर ये बात बाहर फैल जाती है तो पूरे कॉन्टिनेंट के लोग इस मेथड को जानने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और हो सकता है इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाए। लेकिन अभी मास्टर जुआन वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी युवा वहाँ पे उन सभी से कहता है कि मैं अपने इस मेथड को अपनी शेरक एकेडमी को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। अब युवा की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन मास्टर जुआन तो वहाँ पे युवा से कहता है कि तुम इस सब के बारे में एक बार अच्छी तरह से सोच लो क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो एक बहुत ही बड़ा फैसला है। तुम्हारा ये सोल मेकिंग मेथड प्राइसलेस है। जिसपे युवा वहाँ पे सीरियस होते हुए मास्टर जुआन से कहता है कि अगर
शेरक एकेडमी ने मुझे ट्रेनिंग ना दी होती तो आज मैं इस मुकाम पे कभी भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शेरक एकेडमी की वजह से ही हो। और अगर सच कहूँ तो मेरे टीचर इलेक्ट्रोलेक्स भी यही चाहते थे और मुझे उम्मीद है कि मेरी शेरक एकेडमी मेरे टीचर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। और हो सकता है इस न्यू एरा की शुरुआत के बाद ह्यूमंस और स्पिरिट बीस्ट के बीच में जो पिछले हजारों सालों से जंग चलते हुए आ रही है वो भी शायद एक दिन जाकर रुक जाए। और अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर हमारे डोलू कॉन्टिनेंट में चारों तरफ शांति ही शांति होगी। युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आज मास्टर जुआन के साथ साथ बाकी सभी टीचर्स को भी वहाँ पे युवाओं के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि ऐसी कमाल की सोच उन लोगों ने आज तक किसी भी बच्चे के अंदर नहीं देखी थी। और मास्टर जुआन ने वहाँ पे खड़े होते हुए अपनी शेरक एकेडमी की तरफ से युवाओं के इस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और उसी के साथ साथ मास्टर जुआन ने वहाँ पे शेरक एकेडमी के मास्टर होने के नाते वहाँ पे युवाओं को फ्यूचर जनरेशन का नया मास्टर भी बना दिया था, जो कि युवाओं के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। हालांकि युवा मास्टर जुआन को वहाँ पे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन मास्टर जुआन के साथ साथ बाकी सभी टीचर्स भी यही चाहते थे, इसलिए मजबूरन युवाओं को भी वहाँ पे उनके इस फैसले को मानना पड़ा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम युवाओं को वहाँ पे अपने 7 शेक डेविल्स की टीम के साथ देखते हैं, जहाँ जब 7 शेक डेविल्स को पता चलता है कि युवाओं नया मास्टर बन चुका है तो वो सभी लोग वहाँ पे युवाओं के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन सेंगशी तो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा था, तुम्हारा मास्टर बनना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम लोग एकेडमी के उन हिस्सों में भी जा पाएंगे जहाँ पे हमारा जाना मना था। जेंगशी की ये बात सुनकर मिस जियानमिंग उसे वहाँ पे डांटते हुए कहती है कि ये पोजीशन युवाओं को अपनी एबिलिटीज की वजह से मिली है, ना कि तुम्हारी इन फालतू सी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मिस जियानमिंग की ये बात सुनकर मिस्टर बीबी भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि मिस जियानमिंग बिल्कुल ठीक कह रही है और फिलहाल के लिए हमें केटाओ और युवाओं के वापस आने की खुशी मनानी चाहिए। और उसी के साथ हम सभी लोग मिलकर टैंक सेक्ट के फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये कहकर मिस्टर बीबी भी वहाँ पे बेचारे जेंगशी को डांटते हुए कहते हैं, इसलिए तुम युवाओं के नाम का फायदा मत उठाना। जिसपे जेंगशी वहाँ पे मिस्टर बीबी से कहता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सभी लोग इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। और ये कहकर जेंगशी वहाँ पे युवाओं के मजे लेते हुए कहता है, दोस्त तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जब से तुम वापस आए हो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो रहा है। तुम्हें ना सिर्फ अपना प्यार मिल गया बल्कि उसी के साथ साथ अब तो तुम्हारा करियर भी सेट हो गया है। अब जेंगशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी डोंगर वहाँ पे ब्लश करने लगी थी, जो देखकर बाकी सभी वहाँ पे हंसने लगे थे। और बेवकूफ जेंगशी उन सभी से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि क्या हुआ, तुम सभी लोग इस तरह से हंस क्यों रहे हो। खैर उसके बाद वो सभी लोग शेरक एकेडमी से होते हुए अपने टैंक सेट की तरफ जाने लगे थे, जहाँ टैंक सेट के लिए उन्हें एक नई जगह भी मिल चुकी थी। और टैंक सेट को वहाँ पे पूरी तरह से शिफ्ट करने के लिए काम भी जोरों शोरों से चल रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत वहाँ पे सिस्टर नान कर रही थी। सिस्टर नान तो आप सभी को याद ही होगी, जिसकी यूहाओ ने सन मून रॉयल एम्पायर के अंदर मदद की थी। और जैसे ही सिस्टर नान की नजर वहाँ पे यूहाओ के ऊपर पड़ती है तो उसकी खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए सीधा वहाँ पे यूहाओ से मिलने के लिए आगे आती है। और सिस्टर नान भी वहाँ पे डोंगर के मजे लेते हुए उसे वहाँ पे भाभी कहकर बुलाने लगी थी, जो देखकर डोंगर वहाँ पे मुंह फैलाते हुए कहती है, सिस्टर नान कम से कम तुम तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। और यूहाओ भी वहाँ पे उसके पास आकर उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, सिस्टर नान तुम हमें हमारे नामों से ही बुलाया करो, एकेडमी के अंदर वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सिस्टर नान मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो हमेशा आपको अपना बेनिफैक्टर ही कहकर बुलाया करूंगी, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया था वो तो कोई सगा भी अपनों के लिए नहीं करता। आपने ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स की सोल को बचाने में मेरी मदद की, बल्कि उसी के साथ साथ मुझे भी एक बहुत अच्छी और नई लाइफ दी, जो कि मेरी पिछली लाइफ से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं आपके इस एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। और ये कहते हुए सिस्टर नान अचानक वहाँ पे युवाओं के सामने झुक जाती है, जिसपे युवाओं जल्दी से उसे वहाँ पे ऊपर उठाते हुए उससे कहता है कि अब तुम भी टैंक सेट की एक मेंबर हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे इस तरह से मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है तुम यहाँ पे रहते हुए बहुत ही जल्द अपने पास्ट को भूल जाओगी, जिसके बाद तुम्हारी फ्यूचर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी उसे वहाँ पे समझाते हुए यही कहने लगे थे। और उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर सिस्टर नान भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और वो वहाँ पे मिस्टर बीबी से कहती है कि मैं तो भूल ही गई, मैं तो मटेरियल्स को चेक करने के लिए जा रही थी। और ये कहकर वो सभी से अलविदा लेते हुए कहती है कि मैं आप सभी से बाद में मिलूंगी। और ये कहते हुए सिस्टर नान जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसका काफी सारा काम पेंडिंग रहता था, जिसके जाते युवा वहाँ पे अपने टैंक सेट की नई बिल्डिंग को देखने लगा था, जिसे मिस्टर बीबी और बाकी सभी ने मिलकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया था। और उस बिल्डिंग को देखकर युवा को भी वहाँ पे अपनी पहली टीचर टेंगिया की याद आने लगी थी, जबकि डोंगर उसे वहाँ पे उस बिल्डिंग के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम और सीनियर ब्रदर केटाओ दोनों ही सन मून रॉयल एकेडमी के अंदर रहते हुए अपनी शेरक एकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो इस बीच हम लोग भी पीछे कहाँ रह सकते थे। इसलिए हम सभी लोगों ने भी मिलकर बीते इन 2.5 सालों में बेकार बैठने की बजाय टैंक सेट की एक नई बिल्डिंग को खड़ा कर दिया, जो कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें और ब्रदर केटाओ को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और उसके बाद मिस्टर बीबी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए युवा और ब्रदर केटाओ का नई टैंक सेट के अंदर स्वागत करते हैं। और टैंक सेट की इस नई बिल्डिंग को वाकई सभी ने मिलकर काफी ज्यादा शानदार बनाया था, जो कि पुराने टैंक सेट से मेल भी खा रही थी। लेकिन युवाओं को वहाँ पे सबसे ज्यादा तो टेंगिया की याद आ रही थी। वो वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहता है, टीचर टेंगिया काश आप भी यहाँ पे होती तो सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा
अच्छा होता। और ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मिस्टर बीबी भी आपको कितना ज्यादा याद करते हैं, भले ही वो इस सब के बारे में किसी को बताते नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में आपके जाने का दुख साफ साफ दिखाई देता है। फाइनली हम लोगों ने मिलकर टैंक सेट की एक नई बुनियाद भी रख दी है। प्लीज अब आप भी वापस आ जाइए। और यही सब सोचते हुए युवा वहाँ पे टैंक सेट के अंदर आ गया था, जहाँ पे अभी तक भी काफी सारा काम बाकी था, पर फिर भी उसका स्ट्रक्चर तो तैयार हो ही गया था। और मिस्टर बीबी युवा को वहाँ पे बताते हैं कि हम लोगों ने सारे एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, आउटर हॉल और इनर हॉल। इनर हॉल सेक्ट मैनेजमेंट, सोल गाइडेंस, डिवाइस प्रोडक्शन वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेगा, जबकि आउटर हॉल बैटल्स और बाकी के मैटर्स को देखेगा। इवन हमने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सोल गाइडेंस वेपन्स के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की है। और इस सब की जिम्मेदारी अब तुम्हें और केटाओ को ही अपने कंधों पे उठानी होगी, क्योंकि तुम दोनों ही सोल गाइडेंस वेपन्स बनाने में सबसे ज्यादा माहिर हो, जिसपे वो दोनों भी अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये किसी एक का सेक्ट नहीं था, बल्कि सभी का सेक्ट था, इसलिए टैंक सेट के अंदर सभी मिलजुल कर काम करने वाले थे। और ज़ेंगशी वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होते हुए युवा और केटाओ को बताता है कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि आउटर हॉल का नया लीडर मैं हूँ। ज़ेंगशी की ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे थे, जबकि युवा वहाँ पे डोंगर से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी कौन सी है, जिसपे डोंगर की बजाय ज़ाओ ज़ाओ उसे वहाँ पे बताती है कि सिस्टर डोंग यहाँ पे सोल एम्परर बैटल टीम को संभालती हैं, क्योंकि वो हम सभी में से सबसे ज्यादा आगे हैं। और शायद तुम इस बारे में नहीं जानते होगे कि हाल ही में उनका सोल लेवल 61 पे पहुंच चुका है। जिसपे युवा वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जब पोसाइडन लेक के अंदर डोंगर ने अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाला था तो तब तो मुझे सिर्फ 5 ही सोल रिंग्स दिखाई दी थी। जिसपे डोंग उसे वहाँ पे मारते हुए कहती है कि ये सब तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम मुझे आसानी से पहचान सको। और क्या तुम ये बात नहीं जानते कि हाउटियान सेक्ट के टैंक सेट से बहुत ही ज्यादा गहरे रिलेशंस है, तो इसलिए मेरा हाउटियान सेक्ट भी हमारे टैंक सेट को दोबारा से रिवील करने में हमारी मदद कर रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्द हम सभी लोगों की मेहनत रंग ले आएगी और दोबारा से टैंक सेट रिवाइव होगा। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से बातें करते हुए इनर हॉल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे अभी तक इनर हॉल के अंदर भी काम चल रहा था, जहाँ मिस जियानमिंग युहाओ को बताती हैं कि टैंक सेट की ट्रेड्स और बाकी सभी चीजों को ज़ियाओ ज़ियाओ और मैं संभालती हैं, जिसमें डोंग भी हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे युहाओ को काफी सारे सोल गाइडेंस वेपन्स भी दिखाते हैं, जो कि युहाओ के भेजे हुए डिजाइन के मुताबिक ही बनाए गए थे। और वो लोग इन वेपन्स को टैंक सेट के अंदर बनाते हुए फिलहाल के लिए वो सबसे पहले शर्क एकेडमी को ही बेच रहे थे, पर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही थी अब वो पूरी शर्क सिटी के अंदर भी उन्हें बेचने का डिसाइड करने लगे थे। और जब केटाओ वहाँ पे उन सोल गाइडेंस वेपन्स को चेक करता है तो उनकी क्वालिटी को देखकर वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो सभी के सभी सोल गाइडेंस वेपन्स एक क्वालिटी के थे। तभी अचानक मिस्टर बीबी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हाल ही में शर्क सिटी के अंदर मैंने कुछ अननोन लोगों को देखा है। अब उन लोगों के यहाँ पे आने का क्या मकसद है इस बारे में तो मैं पता नहीं लगा पाया, पर इस सब के पीछे मुझे सन मून रोल एम्पायर का ही हाथ लग रहा है। जिसपे ब्रदर केटाओ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि हो सकता है कि ये काम सन मून रोल एकेडमी ही करवा रही हो, क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में युहाओ को पकड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है वो लोग ब्रदर युहाओ के टैलेंट को देखकर कुछ ज्यादा ही डर चुके हैं, जो अब वो लोग ऐसी घटिया चालों पे उतर आए हैं। ब्रदर केटाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके बाकी सभी साथियों को भी वहाँ पे सन मून रोल एकेडमी की इस हरकत के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन युहाओ वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि मेरे ख्याल से अभी हम लोगों को टैंक सेट को सभी के सामने शो नहीं करना चाहिए। जिसपे मिस्टर बीबी कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम लोग इसी तरह से छुप कर काम करते हैं तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा और मौका आने पर हम अपने इस ट्रम्प कार्ड को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो मुझे भी यही लगता है कि अभी के लिए हमें अपने टैंक सेट को सबके सामने शो नहीं करना चाहिए और इसी तरह पीछे रहकर छुपते छुपाते ही काम करना चाहिए। पर इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों को अपने टैंक सेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसी तरह से मेहनत करनी होगी जिस तरह से हम लोग पहले करते हुए आ रहे हैं। पर यह सब हमें किसी की भी नजरों में आए बगैर करना होगा। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग भी वहाँ पे उससे सहमत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बाकी सभी लोग भी यही चाहते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा शर्क एकेडमी के इनर कोड यार्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगर एक जगह पे खड़ी हुई युहाओ का इंतजार कर रही थी। और तभी युहाओ भी वहाँ पे भागते हुए उसके पास आ जाता है, जहाँ आते साथ ही वो वहाँ पे उसे माफी मांगते हुए कहने लगा था कि असल में मैं मिस्टर बीबी के साथ मीटिंग में खो गया था, जिसके चलते मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों था और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जिसपे डोंग वहाँ पे बहुत ही प्यार से उसका पसीना साफ करते हुए उसे कहती है, तुमने जिस लड़की वंकी के बारे में मुझे बताया था, मैंने उसके बारे में टीचर जाओ से पूछा और टीचर जाओ से मुझे पता चला है कि वो भी हमारे इनर कोड यार्ड में ही मौजूद है और हम लोग आज यहाँ पे उसी से ही मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ से मेरी तरह दिखाई देती है। और ये कहकर डोंग वहाँ पे युहाओ का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगी थी। और यहाँ एक तरफ से डोंग वंकी से मिलने के लिए अकेडमी के अंदर जा रही थी, तो वह दूसरी तरफ से वंकी भी उससे मिलने के लिए अकेडमी के आउटर एरिया की तरफ आ रही थी। और वो दोनों ही लड़कियां जहाँ से गुजर रही थी, सभी लोग वहाँ पे उनकी खूबसूरती में ही खोए जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने आज तक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और सबसे पहले वंकी वहाँ पे एक जगह पे आती है। असल में आज यहाँ पे वंकी की रजिस्ट्रेशन होने वाली थी,
थी क्योंकि उसने शर्क एकेडमी के अंदर अभी एडमिशन लिया था। और वहाँ पे बैठी हुई टीचर वंकी से कहती है कि रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हें यहाँ पे अपना ये फेस मास्क हटाना होगा। उस टीचर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंकी ने भी वहाँ पे अपना फेस मास्क हटा दिया था। जबकि इसी बीच डोंग भी युवा को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके थे और सभी लोग वहाँ पे उन दोनों लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पे दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे थे। इवन जब वंकी वहाँ पे अपना फेस मास्क हटाती है तो रजिस्ट्रेशन कर रही टीचर भी वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उन लोगों को वहाँ पे तब लगता है जब डोंग वहाँ पे आती है और उन दोनों को वहाँ पे आमने सामने देखकर तो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि वो इन दोनों में से देखे किसको। और जैसे ही वंकी वहाँ पे पलट कर डोंग की तरफ देखती है तो डोंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और सेम हालत वहाँ पे वंकी की भी थी। वो भी डोंग को वहाँ पे देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।